हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुरभि तिवारी। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और आज का ये जो वीडियो है ये मैं लेकर के आई हूँ क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम कवर करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस वीडियो में आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। भाई ये तो हमें पता चल गया कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा, लेकिन कैसे करता है, कब करता है, इसकी पूरी कहानी क्या है, ये आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो पहले इसकी कहानी ही समझते हैं। देखिए क्या हुआ था कि ऑरिस्टेड, ठीक है, जिनका नाम है हैंस क्रिस्टियन ऑरिस्टेड, 1820 में अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। अब उन्होंने ये देखा कि जब वो जैसे जैसे करंट को पास कर रहे थे, उनके पास में एक मैग्नेटिक निडल रखी हुई थी, मतलब एक ऐसी निडल जो कि मैग्नेट से बनी हुई होती है। ये जो मैग्नेटिक निडल थी वो बार बार करंट के फ्लो होने से डिफ्लेक्ट हो रही थी, बार बार करंट के फ्लो होने से डिफ्लेक्ट हो रही थी। जी हाँ। तो उन्होंने सोचा कि चलिए ऐसी हो गई होगी या फिर कुछ एयर वेयर आ गई होगी, ऐसा उन्हें लगा, ठीक है, या फिर कुछ वाइब्रेशन होगा। देन अगर अगेन वो काम करने लगे। ऐसा उन्होंने कई बार महसूस किया कि जितनी बार करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट कंडक्टर से जा रहा है, उतनी बार मैग्नेटिक निडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही है। तब उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और हमें ये बताया कि जब भी किसी कंडक्टर से, मतलब कि एक मेटालिक वायर से करंट पास होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से क्रिएट हो जाती है। ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट यहाँ पर होती है इसको हम आगे समझेंगे, लेकिन इससे पहले हमें मैग्नेट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू हिम, डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल वाज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो उन्होंने हमें ये बताया कि ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है कंपास निडल का, ये इलेक्ट्रिक करंट के कारण हो रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है। एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट विल शो द वेरिएशन इन डिफ्लेक्शन। अब साथ ही साथ और क्या क्या चीज महसूस की गई कि जब डायरेक्शन करंट का चेंज होता है तो निडल अलग तरीके से बहती है, मतलब अलग तरीके से डिफ्लेक्ट होती है। अगर डायरेक्शन करंट की ये है, मान लीजिए कंडक्टर है, इसमें डायरेक्शन करंट की ये है, तो मैग्नेट का जो निडल है वो इस तरह डिफ्लेक्ट हो जाता है। और जब हमने सेम कंडक्टर में इस डायरेक्शन में सेम अमाउंट का करंट फ्लो किया तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये अपोजिट डायरेक्शन में दिखा रही थी। अब उन्हें ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर डायरेक्शन से हमें ये भी समझ में आता है कि कहाँ होगा मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल। Thus it was concluded that electricity and magnetism are related to each other। और उन्होंने हमें ये बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद बच्चों आप ये समझोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेट को समझने के बाद मशीन के बारे में समझोगे। ये जो डिफरेंट बड़ी बड़ी मशीन होती है ना, मोटर, जनरेटर, इन सभी में इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो इसको हम आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ तक की तो पिक्चर हमें क्लियर है कि ऑरिस्टेड ने हमें ये बताया कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब यही है कि जब भी किसी वायर में करंट पास होता है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ये हमारी बात क्लियर हो गई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले मैग्नेट को समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में नहीं पता है, फील्ड लाइंस के बारे में नहीं पता है, तो आप इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड को कैसे समझ पाओगे। तो देखिए सबसे पहले हम यही समझेंगे और जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। अब मैग्नेट के आसपास का जो फील्ड होता है, मैग्नेट तो आप सभी जानते ही होंगे, आपने कई बार देखा होगा। अब मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। क्लियर है। और ये हमेशा अपनी तरफ आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है। अब इसके आसपास का ये जो पूरा एरिया होता है, मैग्नेट के आसपास का ये जो पूरा एरिया है, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं बच्चों इसे? मैग्नेटिक फील्ड। वो फील्ड जिसके कारण कि किसी भी पीस ऑफ आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है। तो द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, दैट इज इट्स फोर्स कैन बी डिटेक्टेड, इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड तो हम समझ गए कि मैग्नेट के आसपास का एरिया, लेकिन ये जो फील्ड है वो बनती कैसे है, इसे हम समझे कैसे। तो देखिए क्या होता है कि आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि एक बार एक चरवाहा कहीं अपनी भेड़ बकरियों को लेकर के जा रहा था, और उसका जो आयरन का पीस था एक ऐसे स्टोन पर, एक ऐसे मटेरियल पर जाकर पड़ा जो कि उसकी आयरन की स्टिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, और वहाँ से हमें मैग्नेट का वर्ड मिला, है ना। अब ये जो मैग्नेट है
इसमें हमने एक पैटर्न देखा कि इसमें हमेशा जो इसके आसपास की जो फील्ड है उसमें कुछ लाइंस होती हैं जो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाती है। हमने इस चीज़ को टेस्ट किया और अभी हम समझाएंगे कि कौन सी चीज़ है वो। तो मैग्नेट के आसपास हमने आयरन का बहुत बारीक सा एक मटेरियल ले लिया, बहुत ही एकदम स्मूथ पाउडर आयरन का बनाया और उसे मैग्नेट के चारों तरफ हमने फैला दिया। तो हमने ये पाया कि मैग्नेट के चारों तरफ ये जो आयरन की फिलिंग्स थी वो कुछ इस तरह से अरेंज हो गई। और ये जो आयरन की फिलिंग्स हैं ये किसी एक डायरेक्शन में जाती हुई हमें समझ में आई। ठीक है, तो इससे समझ में आया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बनती कैसे है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो नॉर्थ से निकल के मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो इस तरह से साउथ की तरफ जाती हैं और ये सब मिल करके क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जितना आप पास रहेंगे उतना आपको क्लोज लूप मिलेंगे, जैसे जैसे आप दूर जाओगे ये जो लूप्स हैं ये बढ़ते जाते हैं। अब जितना पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उतना ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब देखो आपके साथ भी यही होता है, अगर आपके पास बहुत सारे दोस्त हैं तो आपकी यूनिटी बढ़ जाएगी, लेकिन दोस्त कम है तो थोड़ी यूनिटी और थोड़ी पावर आपके ग्रुप की कम हो जाती है ना। कि कोई अपने से कोई पंगा लेने आया तो अपन उसको वैसे ही डरा दे कि देखो मेरे इतने सारे दोस्त हैं। तो वैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ होता है बच्चों कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जब अपने पास पास होती हैं तो इनकी फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें एक आयरन का पीस दूँ और उससे आपको मैग्नेट के पास रखने को बोलूँ, तो अगर आप यहाँ पर रखोगे उसे या यहाँ रखोगे तो वो इतनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर बहुत जल्दी ही ये अट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस है। क्या हो गया ये? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस है, तो जिस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ये जो फोर्स लगाता है आयरन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे जैसे आप मैग्नेट से दूर जाते जाते हो ये जो फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है बेसिकली, ये धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये तो हमने समझा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किससे बनी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने वाली क्लोज लूप्स होती हैं। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स है ना बच्चों, ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपको समझना पड़ेगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट समझाती हूँ कि इस मैग्नेट को अगर मैंने इस दो तरह से बीच में से दो पार्ट में तोड़ दिया तो हमें हमेशा क्या मिलेगा बेटा, नॉर्थ और साउथ ही मिलेगा। ठीक है, अगर मैंने इसको और डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, फिर से मुझे एक और क्या मिलेगा, छोटा सा एक मैग्नेट जिसमें नॉर्थ होगा और साउथ होगा। ठीक है, क्या मिलेगा, नॉर्थ और साउथ। इसको भी अगर दो पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे एक मैग्नेट मिलेगी जो कि नॉर्थ और साउथ पोल की होगी। यहाँ पर भी मुझे नॉर्थ और साउथ पोल का एक मैग्नेट मिलेगा। मतलब मैग्नेट को आप कितने भी पार्ट में तोड़ दो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल उसमें रहेंगे ही रहेंगे, भले ही छोटा सा ही मैग्नेट क्यों ना हो। ये तो हमने मैग्नेट की पहली प्रॉपर्टी समझ ली। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आप ये देखोगे कि अगर आपके पास दो मैग्नेट्स हैं और इस तरह से आपने दोनों मैग्नेट्स को रखा हुआ है, एक नॉर्थ एंड साउथ, और यहाँ पर एक और रख दिया साउथ एंड नॉर्थ, तो क्या होता है बेसिकली कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से आ रही होती हैं, है ना। ऐसी आती हैं सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ पर कैसे आ रही होंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और यहाँ से ये नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब देखो ये दोनों के डायरेक्शंस अलग हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ से दूर भगाने की कोशिश करेंगे। ये इस पर इस तरफ से हटाएगा इसे और ये इधर इससे इस तरफ से हटाएगा। तो मतलब कि सेम पोल अगर रहते हैं, क्या रहते हैं, सेम पोल क्या करेंगे, रिपेल करते हैं। ठीक है, सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब कि दूर हटाते हैं। वहीं अगर मैंने मैग्नेट को कुछ इस तरह से रख दिया, ये नॉर्थ साउथ और यहाँ पर नॉर्थ साउथ, तो देखो डायरेक्शन कैसी होती है लाइंस की, ऐसी, यहाँ से ये ऐसी आ रही हैं, यहाँ पर ये कैसे जाएंगे बेटा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो दोनों क्या हो रही है, लगभग सेम एक अपोजिट डायरेक्शन इस तरह से बना रही है ना, एक साथ जाती हुई। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, दोनों ही आने की कोशिश कर रही थी तो दूर करेंगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आ रही हूँ, यहाँ से जा रही हैं, है ना, यहाँ दोनों में ही एंटर कर रही थी, इसलिए रिपल्सिव फोर्स लगा रही थी। यहाँ पे एक में आ रही और एक में जा रही, तो ये क्या करेंगी, आने जाने के कारण एक दूसरे पे क्या करती हैं, ये अट्रैक्शन यहाँ से करती हैं।
ठीक है। तो मैग्नेट के अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से हमें ये बात समझ में आई। और दूसरी बात ये समझ में आई कि अपोजिट सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, तो मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बनती है, लेकिन इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और कुछ बातें हैं जो जाननी ज़रूरी है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों है? क्योंकि भाई डायरेक्शन तो है ना इसमें एक डिसाइडेड, नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो डायरेक्शन जिसमें होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। इसकी ऐसा यूनिट जो है वो टेस्ला, निकोला टेस्ला के नाम पर रखा गया है, क्योंकि इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। तो द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, नेम्ड आफ्टर द अमेरिकन इंजीनियर निकोला टेस्ला। द स्मॉलर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस। अब सबसे छोटी यूनिट क्या होती है इसकी? गॉस होती है। ये बात हमें समझ में आ गई। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में समझ लो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में हमें दिखाई नहीं देती, ये होती हैं। तो हमने कैसे चेक किया था? तो अभी मैंने आपको समझाया कि आयरन का पाउडर मैंने मैग्नेट के चारों तरफ इस तरह से डाला कि वो इस तरह से अरेंज हो गई जिस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो उससे हमें समझ में आया कि हाँ, मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो द इमेजिनरी लाइन रिप्रेजेंटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इसके बारे में बस एक ही पॉइंट लिखना है बच्चों कि इमेजिनरी लाइन जो कि चारों तरफ मैग्नेट की होती हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो व्हेन आयरन फिलिंग्स आर केप्ट नियर अ मैग्नेट दे गेट अरेंज्ड इन अ पैटर्न व्हिच रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी मैंने आपको समझाया कि जब आप आयरन की फिलिंग को इसके चारों तरफ डालते हो तो अपने आप को इस तरह से पैटर्न में अरेंज कर लेती है। द लाइन आर ड्रॉन अलॉन्ग द डायरेक्शन इन विच अ मैग्नेट नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल वुड मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द बार मैग्नेट। अब यहाँ पर हमने मैग्नेटिक निडल की मदद से इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि आयरन की फिलिंग में एरो तो होगा नहीं, तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे मैग्नेट का निडल का यूज़ किया और ये समझा कि किस डायरेक्शन में ये नॉर्थ पोल को इंडिकेट कर रही है। वहाँ से हम क्लियर किए कि जितनी भी लाइंस हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होंगी। It is taken by convention that the field lines emerge from north pole and merged at the south pole. अब ये नॉर्थ ही क्यों है, साउथ ही क्यों हो? तो हमने सबसे पहले मैग्नेट के लिए तो हमारे पास निडल नहीं होगा, तो हमने इसके लिए क्या किया? हमने ये किया कि इसको कन्वेंशन माना है कि नॉर्थ से निकलती है साउथ पर जाती है। हो सकता है साउथ से नॉर्थ की तरफ भी आती हो, भी नहीं, मतलब एक ही कोई कंडीशन होगा, लेकिन इसको कन्वेंशन के लिए हमने माना हुआ है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ आएगा। ठीक है, चलो अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए जानना ज़रूरी है। जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इंटरसेक्ट करेंगी तो दो डायरेक्शन होगी, विच इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, ये हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। हमेशा कैसा बनाएंगी? क्लोज लूप, नॉर्थ से साउथ पर ही जाएंगी। तीसरी बात ये कि ये जो लूप है वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और लूप जितने पास पास होंगे, जितने मैग्नेटिक फील्ड पास होती हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देती हैं। जैसे जैसे आप दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। ठीक है, चलिए। सो दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड टू द साउथ पोल। अभी हमने देखा पहली प्रॉपर्टी तो यही होनी चाहिए ना कि नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ की तरफ जाएगी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए कि दीज लाइन्स आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस कर्व। अब ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम के लिए ये कर्व बनता है, हमेशा ही ये कर्व रहेगा, कंटिन्यूस है और क्लोज्ड है। चलिए, तीसरी प्रॉपर्टी, दे आर क्राउडेड नियर द पोल वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड सेपरेटेड फार फ्रॉम द पोल वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक। अभी मैंने आपको बताया था कि कोर पोल्स के पास इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है क्योंकि ये पास पास होती हैं, और जैसे जैसे आप दूर जाओगे पोल से इनकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है। The field lines never intersect with each other. If they do, they would mean that there are two directions of the magnetic field at the point of interaction, which is impossible. इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो जी हाँ, चैप्टर नंबर 12 का ये टॉपिक है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट आखिर होता क्या है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, एक ऐसा मैग्नेट जिसमें हमने कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी दी हुई है और उस इलेक्ट्रिसिटी के कारण वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे आप लोगों ने छोटी क्लासेस मतलब कि जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि अगर मेरे पास एक आयरन की नेल हो और उस आयरन की नेल के ऊपर अगर मैं कॉपर के वायर को लपेट दूं, मतलब उसको इस तरह से पूरी तरीके से कवर कर दूं और उसमें अगर मैं करंट फ्लो करवाती हूं तो क्या होगा?
अगर इसके पास एक कंपास को रखा जाएगा तो कंपास की निडल डिफ्लेक्ट होती है। और आप सबको बता दूं कि ये जो कंपास की निडल है ना, ये खुद में एक मैग्नेट की तरह होती है। मैग्नेट की तरह मतलब मैग्नेट ही है। तो निडल जो है वो डिफ्लेक्ट होती है, और मैग्नेट तभी डिफ्लेक्ट होता है जब उसे कहीं और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हुए मिले। तो इसका मतलब कि जब भी हम किसी आयरन के पीस के ऊपर करंट फ्लो करवाते हैं तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है वो हमेशा जब करंट आप फ्लो करवाएंगे तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और जैसे ही करंट को आप बंद कर देंगे तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देती है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन जो है इसका बहुत सारी जगह पर है। जैसे कि ऐसी जगह पर जहां मुझे थोड़ी देर के लिए मैग्नेट की ज़रूरत थी, फिर वो मैग्नेट की तरह काम ना भी करे तो चलेगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक बेल्स में, वहाँ हर जगह पर जो मैग्नेट लगी हुई होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आज के इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ इलेक्ट्रिक बेल से। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? एक ऐसा आयरन का पीस जिसके ऊपर हमने कॉपर के वायर के थ्रू करंट प्रोड्यूस करवाया तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगी, अपनी तरफ आयरन के पीस को या फिर जो मैग्नेटिक निडल है उसे अट्रैक्ट करना शुरू कर दी। अब ये जो सोलेनाइड होता है, सोलेनाइड जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप मे बी आपने देखा हो, नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, आप उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे। अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनाइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल। मतलब क्या है कि एक्चुअल में हम क्या करते हैं कि कॉइल के ऊपर सोलेनाइड ही बनाते हैं। सोलेनाइड क्या होता है बच्चों? जैसे कि आपको मैंने बोला, एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। मान लीजिए कि एक तरीके का आपका सिलेंड्रिकल आयरन का पीस है, इसके ऊपर आपने इस तरह से वायर्स को लपेटा हुआ, मतलब कि मैंने एक एंड से लेके गई और इस तरह से मैं इसे लपेटते जा रही हूँ, तो ये किसकी तरह बन जाएगा? एक सोलेनाइड की तरह बन जाएगा। तो ये जो सोलेनाइड है ये अपने अंदर, आप सबको पता है, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि अगर सोलेनाइड की बात करें तो इसके अंदर आपको कैसी मैग्नेटिक फील्ड मिलती है? एकदम स्ट्रेट लाइन मिलती है पहली बात तो। और ये जो स्ट्रेट लाइन मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि ये आसानी से किसी भी मैग्नेटिक या आयरन के पीस को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का बना देती है, मैग्नेट में कन्वर्ट कर देती है। तो यहाँ पर हम वही सोलेनाइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है बच्चों? तो हमने अभी ये समझा। अब देखो इसका यूज़ कहाँ है। तो आपको ये इलेक्ट्रिक बेल का कॉन्सेप्ट जो है ये आपको पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आप इस तरह से डायग्राम बनाएंगे तो क्या क्या याद रखेंगे? तो भाई जब भी आप किसी के घर में जाते हो, बेल बजाते हो तो आवाज़ आती है। तो जब जब आप प्रेस करते हो बटन को तब तब ही आवाज़ क्यों आती है? क्योंकि जब जब आप प्रेस करते हो तब तब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हुआ, स्विच पहले क्लोज है ना, फिर मैं किसी ने आके स्विच को दबाया तो क्या होगा? करंट फ्लो करेगा और ये जो आपका आयरन का पीस लगा हुआ है उसमें करंट जाना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे ही करंट जाना शुरू करेगा ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्रिएट होगी। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी दैट मीन्स कि मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्या है? मेटल का एक स्ट्रिंग है। ये मेटल का स्ट्रिंग ए नाम से आपको दिख रहा होगा। तो मेटल क्या होता है? आपका आयरन का जो पीस है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जब इसमें करंट फ्लो करता है तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और मैग्नेट अपनी तरफ क्योंकि आयरन के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो इसीलिए यहाँ पे जो आयरन का एक पतला सा स्ट्रिंग लगा हुआ है ये ऊपर की तरफ इससे अट्रैक्ट होगा। अब इसके इस साइड पर एक बॉल लगी होती है जो कि इस गोंग से जाकर के टकराती है। देखिए जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी तो ये इससे टकराएगी, जैसे ही टकराएगी तो आपको साउंड क्रिएट होगा, आवाज़ आती है। समझ में आया? तो इसी फंडे से आपकी जो इलेक्ट्रिक बेल है वो काम करती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बेल में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यूज़ करते हैं। सो द मैग्नेटिक इफेक्ट रिमेन्स ओनली टिल द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सोलेनाइड। अब जैसे अब पूरे टाइम बेल क्यों नहीं बजती है? इसलिए नहीं बजती है क्योंकि आप जब जब प्रेस करोगे बटन को तब तब करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो जो आयरन का पीस है वो सिर्फ उतने ही टाइम के लिए मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और उतने ही टाइम के लिए इस आयरन के स्ट्रिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। An electromagnet is used in electric bells, electric motors, telephone diaphragms, loudspeakers and for sorting स्क्रैप मेटल्स। तो इतनी सारी जगह पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। अब ये बेल का एग्जांपल तो मैंने आपको बता ही दिया है। इलेक्ट्रिक मोटर में भी हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यूज़ करते हैं। मोटर का क्या काम होता है?
मोटर जो है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी देती है, मतलब कि आप उसमें करंट देते हैं और आपको कुछ घूमता हुआ दिखाई देता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी आपको मिलती है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी कैसे मिलना शुरू हो जाती है, कैसे शाफ्ट रोटेट करना शुरू हो जाती है? तो मोटर के अंदर लगा होता है आयरन का पीस, चारों तरफ इसमें 4 पोल या 6 पोल के अलग अलग पोल्स होते हैं। एक्चुअल में पोल मतलब कि आयरन के पीसेस जो कि मैग्नेट के पोल बनाते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इनके ऊपर हम कॉपर वायर को लपेट देते हैं। जब करंट पास होता है तो ये जो मैग्नेट है, मतलब इस तरह से मशीन के चारों तरफ ये जो आपके पोल्स लगे हुए हैं, ठीक है, इन सभी में जब ये जो कॉपर वायर लपेटे हुए हमने रहते हैं, इनमें करंट जाता है तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और अभी आप फ्लेमिंग के रूल से समझोगे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से और करंट के प्रेजेंस होने से हमें फोर्स प्रोड्यूस होता है, हमें डायरेक्शन मिलती है, रोटेशन उसमें होना शुरू हो जाता है। तो इसी प्रिंसिपल के साथ में हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर में इसका यूज़ करते हैं। लाउड स्पीकर्स में भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। और इवन अगर स्क्रैप मेटल्स हैं, कहीं छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं, तो उन मेटल्स को भी इकट्ठा करने के लिए, जैसे बड़ा सा कचरा है, अब उसमें बहुत छोटे 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 मेटल्स के पीसेस हैं, तो उन मेटल के पीसेस को कैसे उठाया जाता है? तो बड़ी सी आपकी जो जेसीबी टाइप की मशीन होती है, उसमें बड़ा सा मैग्नेट लगा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होता है वो, और उसको आप इस तरह से लेके जाते हैं तो सारे मेटल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बच्चों, ये तो छोटे छोटे से एप्लीकेशंस थे जो कि आपको शायद पता ही होंगे। तो ये चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो भाई, फ्लेमिंग का ये जो लेफ्ट हैंड रूल है, ये क्या होता है, कहाँ यूज होता है, इन सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। लास्ट वीडियो में, जिसको आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, इस लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूज के साथ साथ हमारे लिए एक कॉन्सेप्ट भी निकल के आया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है और करंट है ना, कौन कौन है, मैग्नेटिक फील्ड है और करंट है, तो इन दोनों के साथ में होने से क्या होता है? इन दोनों के साथ में होने से फोर्स प्रोड्यूस होता है। किसी कंडक्टर में जिसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें एक फोर्स लगता है जिसके कारण वो रोटेट होना शुरू हो जाती है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम इलेक्ट्रिक मोटर में करते हैं। लेकिन बात यह है बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है या फिर ये जो भी कॉन्सेप्ट है, ये यूज तो हमें समझ में आ गया, लेकिन ये होता कैसे है, किस डायरेक्शन में करंट जाएगा तो किस डायरेक्शन में हमारा कंडक्टर रोटेट करेगा, किस डायरेक्शन में नहीं करेगा, ये सारा कॉन्सेप्ट क्या है, तो चलिए समझते हैं। अब देखिए, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर हमने एक अरेंजमेंट किया, हमने यहाँ पर एक मैग्नेट लिया और हमने करंट को प्रोड्यूस किया। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी थी, हमारे पास करंट भी था। तो हमने देखा कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये जो यहाँ पर हमने एक मेटल का पीस लटका के रखा हुआ है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। फिर मैंने क्या किया, मान लीजिए कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। फिर मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स किया, से इस टाइम पे इस तरफ से जा रहा था करंट, अब मैंने इसे रिवर्स करके उल्टा कर दिया। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो रहा है, मतलब फोर्स लग रहा है, ये अपनी जगह से ये जो पीस है वो डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में होने लगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? तो जब भी आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, है ना, मान लीजिए कि मेरे पास ये एक मैग्नेट है ना, ये इस तरह से दो मैग्नेट के मैंने पोल्स लिए हुए हैं और ये कंडक्टर है, ठीक है, एक ऐसी कॉपर कंडक्टर है जिसमें कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ नॉर्थ और साउथ है, तो यहाँ पर इस तरह से फील्ड होंगी बच्चों, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हुई। अब जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगता है जिसके कारण ये जो कंडक्टर है वो रोटेट होना शुरू कर जाता है, ठीक है। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल समझेंगे अभी आगे। तो व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स एक्सपेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी हम इसे मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल रखते हैं तो यहाँ पर इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स फील होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
The force acting on current carrying conductor in a magnetic field is due to the interaction between magnetic field produced by the current carrying conductor and external magnetic field in which the conductor is placed. अब ये जो फोर्स है ये एक्चुअल में क्यों हो रहा है, कैसे ये फोर्स फील हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है बच्चों कि हमने एक तो मैग्नेटिक फील्ड ली है जिसमें कंडक्टर को रखा, ठीक है, और अब उस कंडक्टर में आपने करंट पास करा दिया। लास्ट हमने समझा हुआ है कि जब भी हम किसी कॉपर के मटेरियल पे करंट को प्रोड्यूस करवाते हैं तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड के आपस में इंटरैक्शन के कारण ये जो फोर्स है वहाँ पर एग्जर्ट होता है, वहाँ पर हमें फील होता है। क्लियर है? तो इतनी बात तो हम समझ गए। अब ये जो डायरेक्शन है फोर्स की वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ करंट पर। The direction of force on the conductor can be reversed by reversing the direction of current. किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, अब ऑब्वियस सी बात है जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा उसी डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती हुई मिलेगी। नॉर्थ और साउथ पोल चेंज हो जाएंगे अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करोगे। से इस कंडक्टर में इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ साउथ है। अब मैंने फिर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दी तो साउथ और नॉर्थ यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि जो डायरेक्ट फोर्स है जो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड के इंटरैक्शन से प्रोड्यूस होता है वो भी चेंज हो जाएगा। तो जो फोर्स लगता है किसी भी कंडक्टर के ऊपर वो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ करंट पर। तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर इज डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट, जो कि रिवर्स हो जाएगा अगर आप करंट की डायरेक्शन को भी रिवर्स करोगे। दूसरी चीज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जिस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आपने इस करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा था, ठीक है, यहाँ पे मैंने कंडक्टर को प्लेस किया। अब उसमें भले ही किसी भी डायरेक्शन में करंट जा रहा हो, अगर मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दी, मतलब मैंने यहाँ पर साउथ कर दिया और यहाँ पर नॉर्थ कर दिया, तो क्या होगा, इससे भी इफेक्ट करेगा कि आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, है ना, ये भी डिपेंड करेगा। तो जो भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है कंडक्टर के ऊपर लगने वाली फोर्स, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है बच्चों, एक तो डायरेक्शन ऑफ करंट और दूसरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजिशन ऑफ पोल्स। तो अगर मैंने पोल्स की पोजीशन को चेंज कर दिया तो इसकी वजह से इस पे ऊपर लगने वाला जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ तक दो बातें क्लियर हो गई हमारे कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाता है तो कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, एक फोर्स फील होता है। ये फोर्स एक्चुअल में कंडक्टर में जाने वाले करंट के कारण प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखे होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों के इंटरैक्शन के कारण होता है। अब भले इंटरैक्शन के कारण हो रहा हो लेकिन कंडक्टर पे फोर्स लगता है, ये हमें समझ में आ गया है कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। सिंपल, ये जो फोर्स है वो दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो डायरेक्शन ऑफ करंट पर और दूसरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर। अब बात ये होती है कि किस डायरेक्शन में करंट जाएगा तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये बात हम कैसे समझें। तो इस बात को समझाने के लिए फ्लेमिंग ने हमें रूल दिया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल नाम से ही समझ में आ रहा है कि लेफ्ट हैंड से अप्लाई होता है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी फिंगर्स को, थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करो कि ये तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो, तो यहाँ पर आप लगा सकते हो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। थंब जो है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, फोर फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड को और ये जो आपकी मिडिल फिंगर है वो रिप्रेजेंट करती है करंट को। ठीक है, तो ये देखिए, अगर करंट बाहर की तरफ आ रहा है, अगर मैं ये इमेजिन करूं कि डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी है, बाहर की तरफ आती हुई, तो ये इस तरह से मैं अपने हाथ को प्लेस करूंगी। ठीक है बेटा, ये बाहर की तरफ ये आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब कि कंडक्टर के ऊपर फोर्स कैसा लगेगा, ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो अपवर्ड डायरेक्शन में इस केस में फोर्स लग रहा होगा। आया समझ में आपको। तो अगर आप अपने लेफ्ट हैंड के फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को इस तरह से स्ट्रेच करो कि थंब रिप्रेजेंट्स योर फोर्स, four finger represents magnetic field lines, then middle finger represents the direction of current.
क्लियर है? सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच एक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. It states that if the forefinger, thumb and middle finger of left hand are stretched mutually perpendicular to each other such that the forefinger points along the direction of field, the middle finger indicates the direction of current and the thumb points towards the direction of force acting on the conductor. ओके तो इस तरह से आप ये जान सकते हो कि हमारा जो कंडक्टर है वो कैसे मूव करेगा. क्लियर है? जैसे कि यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है. डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या है बच्चों, आपको दिख रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ. तो फोर फिंगर को हमने इस डायरेक्शन में लिया. ठीक है, अब करंट जो है इस कंडक्टर में बाहर की तरफ आ रहा है मान लिया हमने. ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हुई, यहाँ बाहर. ठीक है, एल्स में क्या करती, इस तरह से अंदर करती है ना, ऐसे. ठीक है, तो फोर्स नीचे लगता है, लेकिन अब यहाँ पर फोर्स कैसा लगेगा बच्चों, इसमें ऊपर की तरफ. जैसे इसको आप और बेहतर तरीके से समझो तो ऐसा समझ सकते हो, है ना. अब मैं दो केसेस आपको बता रही हूँ. यह है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ, यहाँ पर हमारा कंडक्टर रखा हुआ है. थोड़ी सी मेरी आवाज को कंसिडर कर लीजिएगा, अभी थोड़ा जुकाम हुआ है. चलिए, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है ना. डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ है बेटा, अंदर की तरफ जा रहा है. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी है, तो ये जो मेरे हाथ है इसको मैं बाहर नहीं रखूंगी, इसे मुझे ऐसे रखना पड़ेगा. और फोर्स कहाँ लगेगा इसमें, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में. अगर मान लीजिए कि नॉर्थ साउथ ये है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये रही और हमारा जो कंडक्टर है वो ऐसा प्लेस है. करंट की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो करंट बाहर आ रहा है. तो यहाँ पे फोर्स कैसा लगेगा, यहाँ देखो फोर्स बाहर. ठीक है, तो फोर्स ऊपर लगेगा. ठीक है, तो देखो पहले ही आपका नीचे की डायरेक्शन में है, फिर ऊपर. क्यों, तो करंट पर डिपेंड करता है कि कहाँ किस डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड पर कि किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड के रूल से आप ये निकाल सकते हो कि किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा. अब ये जो लेफ्ट हैंड रूल है ये कहाँ यूज होता है, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसमें हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन हमें मोटर के केस में ही चाहिए है. मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ऑलरेडी रहती है, करंट हम ऑलरेडी मोटर को देते हैं, हमें बस ये पता होना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा शाफ्ट मोटर का. तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम उसमें अप्लाई करते हैं बच्चों. ठीक है, अब इसी वीडियो में एक चीज़ और बताते हैं कि हमारे मेडिसिन में भी आपने देखा होगा कि हम MRI मशीन का यूज़ करते हैं. तो इस तरह से हम मैग्नेटिज्म का यूज़ हमारे मेडिकल टर्म्स में भी करते हैं. तो कैसे होता है, कैसे हो जाता है MRI का यूज़, तो इसको समझते हैं. तो एन इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड. Extremely weak electric current are produced in human body by the movement of charged particle and are called ionic current. अब हमारी बॉडी के अंदर भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनमें भी हम करंट प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम आयनिक करंट कहते हैं. दिस वीक आयनिक करंट फ्लोज अलोंग द नर्व सेल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन आवर बॉडी. अब ये जो वीक करंट है जिससे हमें कोई ज़्यादा इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, ये करंट हमारी बॉडी में फ्लो करवाया जाता है जो कि हमारे नर्व से फ्लो होता है. अब जैसे करंट आपके किसी कंडक्टर से फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हमारी नर्व में भी प्रोड्यूस हो जाती है. अब ये हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की 1 बिलियंथ होती है, मतलब काफ़ी कम होती है. ठीक है, सो इससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुई. द हार्ट एंड द ब्रेन आर 2 मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी वेयर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज सिग्निफिकेंट. तो this magnetic field inside the body forms the basis of obtaining the images of different body parts and it is done by using the technique called the MRI. तो magnetic resonance imaging करके MRI मशीन होती है जिसके अंदर हमारे बॉडी पार्ट्स को इन मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं. एंड एनालिसिस ऑफ दीज इमेजेस हेल्प इन मेडिकल डायग्नोसिस. दस मैग्नेटिज्म हैज़ इम्पॉर्टेंट यूज इन मेडिसिन. मतलब मैग्नेटिज्म का यूज़ जो है वो मेडिसिन में भी है ना. तो मैग्नेटिक फील्ड जाती हैं और जिससे हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, मान लीजिए किसी को इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है या कहीं पर भी दिक्कत है, तो वहाँ का भी इमेज कैप्चर ये जो MRI मशीन है वो करके देती है. और क्यों देती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे अंदर भी करंट जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. चैप्टर नंबर 12 NCERT का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये जो टॉपिक है ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम जानेंगे कि DC और AC करंट में डिफरेंस क्या है.
कई सारे टीचर्स से बच्चे बड़े कंफ्यूज आते हैं कि डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा, ऑल्टरनेटिंग क्या होता है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे डीसी और एसी के यूजेस की। डीसी करंट आपका मोबाइल फोन, आपके छोटे छोटे से टॉयज या फिर जितनी भी बैटरी ऑपरेटेड चीजें होती हैं, क्या कहा मैंने, बैटरी ऑपरेटेड, वहां पर डायरेक्ट करंट होता है, डायरेक्ट करंट, क्लियर है। और आपके बड़े बड़े अप्लायंसेस जैसे कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, मिक्सर या फिर जितनी भी चीजें जो कि आप अपने घर में स्विच बोर्ड से लेते हो, जिसका सप्लाई आप स्विच बोर्ड से ले रहे हो, उनमें आता है ऑल्टरनेटिंग करंट। अब इन दोनों करंट्स में डिफरेंट क्या है, क्या करंट का फंक्शन चेंज हो जाता है? जी नहीं, करंट का फंक्शन तो सेम ही रहेगा, लेकिन बात होती है मैग्नीट्यूड की। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास, ठीक है, एक वैल्यू है 200, ठीक है, फिक्स वैल्यू है। फिक्स वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जहां से आप जितनी बार भी चीजें लोगे वो 200 ही मिलेंगी, ठीक है। और एक होती है वेरिएबल, 200 वेरिएबल है, तो 200 वेरिएबल का मतलब क्या है, मैं उसमें से एक भी ले सकती हूँ, दो भी ले सकती हूँ, तीन भी ले सकती हूँ। तो डायरेक्ट करंट और जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है वो ऐसे ही होते हैं। डायरेक्ट करंट जो है बच्चों बेसिकली ये आप कह सकते हो कि फिक्स्ड होता है। क्या होता है बेटा? डीसी, जिसको आप क्या कह सकते हो? फिक्स्ड करंट, ठीक है। अगर किसी में लिखा हुआ है 5 वोल्ट डीसी, तो इस 5 वोल्ट डीसी का मतलब है कि आपको हमेशा ये 5 वोल्ट ही देगा, ठीक है। अब अगर मैं लिख रही हूं एसी और जिसकी मैंने वैल्यू लिखी है 20 वोल्ट, तो ऑल्टरनेटिंग जो होता है वो उसका मतलब ये होता है कि वहां पर 20 तक का वोल्टेज है, आप उसमें से 1 ले लो, 2 ले लो, 3 लो, जितना लेना है आप उसमें से ले सकते हो। आई बात समझ में? तो डीसी मतलब कि फिक्स्ड वोल्टेज और एसी मतलब ऑल्टरनेट करंट, ठीक है। अब इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। एक पॉइंट तो हम यहां से समझ गए हैं, ठीक है। तो जहां पर वैल्यू आपकी फिक्स्ड होती है करंट की, वहां पर हम कहते हैं कि डायरेक्ट करंट है। अब डायरेक्ट करंट को इंडिकेट कैसे किया जाता है बच्चों? तो जो आपका डीसी है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमेशा आपको फिक्स वैल्यू मिलेगी, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी टाइम के रिस्पेक्ट में करंट का, तो वो कैसा होगा बच्चों? कुछ ऐसा, क्योंकि आपको एक कांस्टेंट वैल्यू ही ये हमेशा देगी। वही अगर मैं ऑल्टरनेटिंग करंट को बनाऊंगी, ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट को बनाने का तरीका क्या होता है बच्चों? ऐसा। ऑल्टरनेटिंग करंट हमेशा इस तरह से बहता है। इस तरह से बहने का मतलब क्या होता है? अब ये समझो, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि यहां पर आई, पहले तो ये साइन वेव होती है जो साइन रूल को फॉलो करती है। ये साइन क्या है? ये आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे सॉरी, है ना, अभी आपने शायद पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो ये साइन वेव को फॉलो करेगी, ठीक है। जैसे साइन की वैल्यूज होती है उस हिसाब से अलग अलग एंगल पर आपको ये वैल्यू देती है, ठीक है। इतनी कहानी हमारे लिए कोई वो नहीं है, लेकिन अगर आप लिखोगे तो ज्यादा बेहतर है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर 20 वोल्ट मैक्सिमम है, ठीक है, तो आपको ये क्या करेगा? सब आपको जीरो वैल्यू भी मिलेगी, 1 2 3 4 और मैक्सिमम 20, ठीक है। फिर आपको धीरे धीरे क्या हो जाएगी? वैल्यू कम हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगी? फिर इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी। तो इस तरह से ये साइकिल अपने आप को रिपीट करती जाती है, 0 से 20, फिर 20 से 0, फिर 0 से 20, फिर 0। तो मतलब ये पूरा साइकिल जो है इसका कंप्लीट चलता रहता है। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि एक बार ऊपर की तरफ आपने डायग्राम बनाया है, एक बार नीचे की तरफ बनाया है, तो एक्चुअल में ये ऑल्टरनेटिंग करंट है जो कि एक बार जाता है और फिर आता है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है। तो जब कोई चीज जा रही होती है तो हम उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, वापस आएगी तो आप उसको रिवर्स साइकिल में रिप्रेजेंट करते हो। इस कंप्लीट वेव फॉर्म को हम बोलते हैं वन कंप्लीट साइकिल। क्या बोलते हैं बेटा इसे? वन कंप्लीट साइकिल, जिसमें एक पॉजिटिव हाफ होता है और एक नेगेटिव हाफ होता है, ठीक है। तो दिस इज योर एसी, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो बच्चों और इसको ब्रीफ में समझाती हूँ, पहले आप डीसी को पहले कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पे दोनों के वेव फॉर्म को देखिए कि दोनों के वेव फॉर्म्स में काफी डिफरेंस है। एक में जहां पर हमें डिफरेंट वैल्यूज मिल सकती है और एक में जहां पर हमें हमेशा फिक्स वैल्यू मिलेगी। तो एन electric current whose magnitude is either constant or variable but the direction remain the same is called the direct current.
अब ये जो डायरेक्ट करंट है उसकी वैल्यू को भी हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, पर डायरेक्शन हमेशा उसकी सेम रहती है। इट इज डिनोटेड बाय डीसी, सोर्स ऑफ डीसी आर वोल्टाइक सेल, ड्राई सेल, बैटरी, डीसी जनरेटर एटसेट्रा। अब ये कहाँ से मिलता है डीसी, तो हमें इन सारी जगहों से जहाँ पर भी हम बैटरी स्टोर कर सकते हैं चार्जेस को, वहाँ से हमें डायरेक्ट करंट मिलता है। ठीक है, अब ये जो जनरेटिंग स्टेशंस हैं जनरली वहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है और वो हमारे ट्रांसमिशन लाइन से पास होता है। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम, जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ और डायरेक्शन भी टाइम के साथ पीरियडिकली चेंज होती है। एन इलेक्ट्रिक करंट whose magnitude changes with time and direction reverse periodically is called alternating current। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड भी टाइम के साथ चेंज हो रहा हो और जिसकी डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज होती जा रही हो, वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। सोर्स क्या है, कहाँ से हमें ऑल्टरनेटिंग करंट मिलता है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर, थर्मल पावर जनरेटर, न्यूक्लियर पावर जनरेटर, इन सारी जगहों से हमें ऑल्टरनेटिंग करंट मिलेगा। तो बच्चों अगर एग्जाम में पूछा जाए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करंट या डायरेक्ट और ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, तो डायरेक्ट करंट का मतलब जिसमें कि वैल्यू फिक्स या वेरिएबल होती है, डायरेक्शन सेम होती है। ऑल्टरनेटिंग करंट जिसमें वैल्यू आपकी वेरी करती है और डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है, उसे हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे आपके घर में ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों आता है, अब अगर फिक्स करंट आएगा, मान लीजिए कि 220 वोल्ट फिक्स हो जाता, तो आपके जो छोटे छोटे अप्लायंसेज हैं जो कि कम वोल्टेज पे काम करेंगे तो वो तो जल जाएंगे, खराब हो जाएंगे। अब 220 वोल्ट आपके घर में 230 वोल्ट आता है, तो उससे क्या फ़ायदा है कि वो ऑल्टरनेटिंग है। इसका मतलब क्या कि आप अपने अपने हिसाब से अप्लायंसेस अपना अपना करंट या वोल्टेज उसमें से ऑप्ट कर सकता है ना। वो फिक्स वैल्यू नहीं है कि सिर्फ 220 ही हर जगह जाएगा। अगर स्विचेस में से 220 ही एग्जैक्ट आता तो आपका चार्जर भी बर्स्ट हो जाता, आप फ़ोन भी नहीं चला पाते, लैपटॉप्स भी नहीं चला पाते, क्योंकि भाई इतना वोल्टेज थोड़ी ना हमारे छोटे छोटे अप्लायंसेस को चाहिए है। तो वेरिएबल जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि हर वैल्यू का जो करंट है वो वेरी करता है, जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू वेरी करती है और वो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम हमारे घर के सामानों को चला सकते हैं। ठीक है, सो द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट बाय एसी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। अब चलो अब इसकी फ्रीक्वेंसी को समझते हैं। तो ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, इसमें आपको दो वैल्यू मिलती है, इसे कहा जाता है पीक वैल्यू। क्या कहते हैं बेटा इसे हम, पीक वैल्यू। मान लीजिए कि ये है आपकी 220, तो 220 वैल्यू पीक है। इसका मतलब क्या कि मैक्सिमम जो वैल्यू मिलेगी वो 220 है। ठीक है, ये है आपकी नेगेटिव साइड की वैल्यू। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है आई एम साइन ओमेगा टी से, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है माइनस आई एम साइन ओमेगा टी से। ठीक है, ये होता है इसका पॉजिटिव हाफ। ठीक है, और ये होता है नेगेटिव हाफ। ठीक है, और पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ मिलकर के क्या करते हैं बच्चों, एक साइकिल कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और इस एक साइकिल को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वो कहलाती है फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय द एसी इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में। ठीक है, मान लीजिए कि ये टाइम कितना है आपका, 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय alternating current in 1 second is called the frequency of AC. The frequency of AC is in India is 50 Hertz, which means that the AC changes its direction after 1/100 seconds. ठीक है, तो 1/100 सेकेंड में हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो मतलब कि जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। 1/100 सेकेंड्स के अंदर डायरेक्शन जो है वो बार बार चेंज होती जाती है। 50 हर्ट्ज का मतलब ये होता है। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका ऑल्टरनेटिंग करंट। फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये हमने समझा। नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी, जो कि किसके केस में होती है, सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में। डायरेक्ट करंट के केस में क्योंकि हमें कोई भी इस तरह की साइकिल नहीं मिलती है, इसलिए उसमें कोई फ्रीक्वेंसी हम नहीं काउंट करते हैं। तो द मेजर डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी इज दैट डीसी इज ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन while AC reverses its direction periodically.
पीरियोडिकली मतलब एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में ही ये जो डायरेक्शन है करंट की वो चेंज होती है, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी इज दैट इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। अब भाई ऑल्टरनेटिंग करंट क्योंकि कैसा होता है, कम ज़्यादा होता जाता है, तो जिस वायर से, जिस ट्रांसमिशन लाइन से जाता है उसमें वो हीटअप नहीं होगी ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है। वहीं अगर डीसी को मुझे ट्रांसमिशन लाइन से भेजना है तो एक फिक्स वैल्यू जा रही है, मतलब कि इसमें लॉसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ट्रांसमिशन के समय में जब जहाँ पर जनरेटिंग स्टेशन में करंट प्रोड्यूस होता है वहाँ से हमारी डोमेस्टिक सब स्टेशंस तक पहुंचाने में हम हमेशा ऑल्टरनेटिंग करंट को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि लॉसेस उसमें कम होते हैं जो कि है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो इसमें से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि लाइव वायर, अर्थ वायर, न्यूट्रल वायर, ये कौन कौन से कलर्स के होते हैं, फ्यूज़ का हम यूज़ क्यों करते हैं, और हमारी जो शॉर्ट सर्किट होता है वो क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होती है। तो इन सारे ही प्रश्नों के जो उत्तर हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से। तो बच्चों थोड़ा सा गला खराब है मेरा, एडजस्ट करते हुए समझते हुए चलिएगा। यहाँ पे क्या है कि आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अब कोई भी आपका सर्किट हो, आपका इलेक्ट्रिसिटी मीटर हो, इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ इस डायग्राम की, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे 3 वायर है, अर्थ वायर, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। ये जो तीनों वायर है ये आपके घर में आते हैं, आपके घर में जो स्विचेस लगे होते हैं उनमें ये मौजूद होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक फ्यूज़ दिख रहा है, उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी मीटर, वही मीटर जिसमें से आपको ये पता चलता है कि कितना यूनिट एनर्जी का कंजम्पशन आपने किया है, ठीक है। इसके बाद होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जिसमें कि मेन स्विच होता है, फ्यूजेस होते हैं, ये सारे इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर होते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के पहले यहाँ पर आपको ये जो दिख रहे हैं ये है आपके स्विचेस जो कि आपके घर में होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वायर्स जो कि बाहर से आ रहे हैं, जो कि किस में जाते हैं, फ्यूज़ में, और ये फ्यूज़ किससे कनेक्टेड होता है, इलेक्ट्रिक मीटर से। इलेक्ट्रिक मीटर के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जिससे होते हुए आपके सारे स्विचेस पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। इस तरह से आपको डायग्राम को याद रखना है, ठीक है। अब ये जो तीनों वायर आ रहे हैं ये तो आपको ट्रांसमिशन लाइन से आ रहे हैं, मतलब बाहर से जहाँ से सबस्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही होगी वो आएगी, ठीक है। अब हमारे पास जो एनर्जी हम यूज़ करते हैं वो हम डायरेक्टली स्विच बोर्ड से करते हैं। उसके पहले की कहानी क्या होती है, उसके पहले की कहानी होती है आपका ये जो मीटर लगा हुआ है वो। इस मीटर में और इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में फ्यूजेस लगे हुए होते हैं, जिनका काम होता है कि अगर मान लीजिए कि ओवर करंट आ रहा है, मतलब ज़्यादा करंट आ रहा है, ओवर वोल्टेज आ रहा है, तो ये फ्यूज़ क्या करेगा, उसे कट ऑफ कर देगा और हमारा सिस्टम बच सकता है। अब ट्रांसमिशन लाइन से मीटर तक और मीटर से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के थ्रू हमारे घर के हर एक स्विच में करंट आया। अब ये करंट किसकी मदद से आया, तो इन वायर्स की मदद से। ये वायर कौन कौन से होते हैं, तो भैया याद रखो 2 वायर, लाइव वायर और एक होता है न्यूट्रल वायर, ठीक है। लाइव के साथ ये न्यूट्रल वायर इस तरह से चल रहा है, 2 वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको वैसे भी। तो ये जो लाइव वायर है इसमें मेन करंट होता है, ठीक है, ये रेड कलर से होता है, ठीक है। लाइव वायर विच इज़ एट पोटेंशियल ऑफ 220 वोल्ट विद अ फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ठीक है। इस लाइव वायर में कितना वोल्ट करंट वोल्टेज होता है, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी इसमें होती है, ठीक है। दूसरा होता है ज़ीरो वायर, या फिर आप इसको न्यूट्रल वायर भी कहते हो। मैं ज़ीरो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें जो वोल्टेज होता है, जो पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है बच्चों। तो 220 वोल्ट की जो लाइन होती है उसको हम कहते हैं लाइव वायर, जो रेड कलर की होती है, ठीक है बेटा, ये याद रखना है। दूसरी चीज़ न्यूट्रल वायर जो होता है उसमें ज़ीरो पोटेंशियल होता है और वो ब्लैक कलर का होता है। तो ये जो 2 थिक कॉपर के वायर हैं ये हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी लेकर के आते हैं, जो कि हमें पावर स्टेशन से मिलती है। अब इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कहाँ होता है बच्चों,
हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बन गई। अब वहाँ से ट्रांसमिशन लाइन से होते हुए ये हमारे शहरों के पास जो सब स्टेशन होते हैं वहाँ आती है, ठीक है। वहाँ से फिर ट्रांसफार्मर की मदद से हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर वो हमारे अलग अलग गली मोहल्ले के पास आपने देखा होगा छोटे छोटे पावर स्टेशंस होते हैं, छोटे छोटे सब स्टेशंस होते हैं, वहाँ से हमारे कॉलोनी के पास लगे हुए ट्रांसफार्मर पर जाती है और ट्रांसफार्मर से हमारे घर में आती है इन लाइंस की मदद से। तो ये जो लाल कलर का वायर है वो सबसे खतरनाक है, जिसमें 220 वोल्ट की लाइन आती है और इसके साथ में एक न्यूट्रल वायर होता है। अब आप बोलोगे कि मैम ये एक और वायर है, ये क्या है? तो ये होता है अर्थ वायर। इसका काम मैं आगे आपको समझाऊंगी, या थोड़ा सा बता ही देती हूँ। आपके घर में जो अप्लायंसेस होते हैं उसमें कोई लीकेज ना हो, ठीक है, उनकी मेटालिक बॉडी पर जो करंट का लीकेज होता है उसको डायरेक्टली अर्थ में पहुंचा देता है। सेफ्टी पर्पस के लिए हम ये अर्थिंग करते हैं हमारे घर में, तो जो कि जनरली ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। चलो, दीज वायर्स पास इनटू इलेक्ट्रिसिटी मीटर थ्रू आ मेन फ्यूज। अब ये जो वायर है ना, बाहर आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर से ये दो वायर आए। अब ये जो वायर है ये आपके घर के मीटर की मदद से, ठीक है, आपके घर में आएंगे, ठीक है। इसमें एक फ्यूज़ भी लगा रहता है जैसे मैंने आपको बताया। अब उस फ्यूज़ की मदद से ये आपके घर तक आ जाता है। ये देखिए मीटर का कनेक्शन, अर्थ वायर, न्यूट्रल वायर, आउटर इंसुलेशन मतलब जो बाहर से आ रहा होगा, केबल को पकड़ने के लिए यहाँ ग्रिप है, ये लाइव वायर और ये फ्यूज़, ठीक है। तो इस फ्यूज़ और इलेक्ट्रिसिटी मीटर की मदद से ये हमारे घर तक ये तीनों वायर आते हैं। दे आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर्स इन द होम थ्रू द मेन स्विच। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है ये आपके लाइव वायर के साथ कनेक्टेड होता है। यूजुअली देयर आर 2 सेपरेट सर्किट इन आवर होम, वन इज़ फॉर लाइटनिंग सर्किट एंड दूसरा इज़ पावर सर्किट। हमारे घर में ना 2 सर्किट होता है। मेन सप्लाई आ गई, अब उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है लाइटनिंग सर्किट और दूसरा होता है पावर सर्किट। लाइटनिंग सर्किट में 5 एम्पियर का फ्यूज़ लगा होता है बच्चों। कितने का? 5 एम्पियर का फ्यूज़। और जो एक और सर्किट होता है वो होता है पावर सर्किट। मतलब कि लाइन आई जिसको आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक सर्किट ये, एक सर्किट ये। एक में 5 एम्पियर का फ्यूज़ है और एक में कितने का एम्पियर का फ्यूज़ है? 15 एम्पियर का फ्यूज़ है। अब ये जो 2 सर्किट्स होते हैं इसमें से एक सर्किट का कनेक्शन होता है आपके फैन, बल्ब और छोटे छोटे अप्लायंसेस के साथ। और जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जैसे कि पावर प्लग आपके घर में लगा होता है फ्रिज के पास, या फिर बड़े बड़े पावर प्लग आपको अलग ही दिखाई देता है ना, बड़ा सा लगा रहता है। और जो नॉर्मल स्विचेस होते हैं जिससे फैन और आपके बल्ब वगैरह जलते हैं, तो पावर प्लग एक्चुअल में वो पावर सर्किट से आता है जिसमें फ्यूज़ कितने का लगा हुआ है? 15 एम्पियर का फ्यूज़ लगा हुआ है। और जो छोटे छोटे स्विचेस हैं वो उसमें कितने का लगा होता है? 5 एम्पियर का फ्यूज़ लगा होता है। तो ये बड़े बड़े, जैसे आप कभी कभी होता है कि गर्मियों के टाइम पर हमारे पास पावर प्लग नहीं है, हम कहीं बैठे हुए हैं और हमें लग रहा है कि नहीं यार गर्मी लग रही है, और आप छोटे वाले फ्यूज़ में ही, आप छोटे वाले सर्किट में ही, अपने स्विच में ही प्लग को लगा देते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो आपको जलने की आवाज़ आती है। तो क्यों आती है? क्योंकि वो ज़्यादा करंट मांग रहा है और वहाँ से ओवर करंट या शॉर्ट सर्किट जो भी हुआ है उसकी, और फ्यूज़ वहाँ पे छोटा लगा हुआ था जिसकी वजह से वो लॉस आपको देखने को मिल जाता है ना। तो भाई हमारे घर में 2 तरीके के स्विचेस तो आपने देखे ही होंगे। तो वो 2 स्विचेस जो हैं वो 2 तरीके के सर्किट्स के कारण होते हैं। एक लाइटनिंग सर्किट जो कि छोटे छोटे स्विचेस में आता है, और एक जो बड़ा स्विच होता है जिसको आप पावर सर्किट कहते हो, जिसका काम होता है टीवी, रेफ्रिजरेटर, इन सारे बड़े बड़े अप्लायंसेस को चलाने के लिए। अब each distribution circuit is provided by the separate fuse। अब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट है सब में एक फ्यूज लगा होता है। If a fault like short circuiting occur in one circuit, it corresponds fuse blows off but the other circuit remains unaffected। अब देखो हमने क्या किया, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बना दिए। अब जैसे कि हमारे 2 सर्किट्स थे, ठीक है, एक आपका नॉर्मल इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, और एक आपका पावर सर्किट है। दोनों में ही फ्यूजेस होंगे, और ये दोनों जो फ्यूज़ है, ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका फॉल्ट आया पावर सर्किट में, तो उसका फ्यूज़ जलेगा, उसका फ्यूज़ शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक। लेकिन आपका जो मेन बाकी की चीज़ें हैं वो तो चलेगी। क्यों चलेंगी? क्योंकि वहाँ पे सेपरेट फ्यूज़ है। तो सेपरेट फ्यूजेस हम हर एक डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट के साथ में लगाते हैं, ठीक है। सो
All the electrical appliances like bulb, fans and sockets etc. are connected in parallel across the live wire and neutral wire. अब एक और इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ जो कि आपको पता होना चाहिए, यह हालांकि हमने ये पहले भी समझी हुई है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, जैसे फ़ैन हो गया या आपका जितनी भी चीज़ें हैं, बल्ब है, एसी है, सारी की सारी चीज़ें आपके लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के साथ कैसे कनेक्ट होती है बच्चों? पैरेलल होती है। पैरेलल होने का कारण क्या है? क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवाइड होता है और वोल्टेजेस सेम होते हैं, इसी वजह से हम सबको कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल। तो ये किसके साथ में पैरेलल है एक्चुअल में? ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के साथ में ही पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये इस तरह से सारे अप्लायंसेस के लिए सॉकेट्स बने हुए हैं और सभी के सभी कैसे हैं? पैरेलल हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब है अर्थ वायर। तो अर्थ वायर का काम क्या होता है? जैसा मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिकल शॉक से अपने आप को बचाने के लिए हम अर्थ वायर का यूज़ करते हैं। टू अवॉइड द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक द मेटल बॉडी ऑफ अप्लायंसेज इज अर्थेड। अब आपकी जो मेटल बॉडी होती है उसको अर्थिंग की जाती है। द मेटल केस ऑफ द अप्लायंसेज इज कनेक्टेड टू द अर्थ जीरो पोटेंशियल बाय द मीन्स ऑफ मेटल वायर कॉल्ड द अर्थ वायर। ग्रीन इंसुलेशन कवर जिसका होता है, वन एंड ऑफ द मेटल वायर इज बरीड इन द अर्थ। एक जो वायर होता है उसको अप्लायंसेस के साथ आप अर्थिंग करते हो। अर्थिंग कैसे करते हो? 3 वायर आ रहे थे आपके पास, रेड, ब्लैक और ग्रीन। तो ग्रीन वाले को आपका जो बड़े बड़े अप्लायंसेस होते हैं उनके वायर के साथ कनेक्ट करके ऐड किया जाता है। उसका जो एक हिस्सा है वो अर्थ में लगा होता है। ये प्रोटेक्शन के लिए होता है ताकि अगर कोई लीकेज हो रहा है करंट का तो हमारी बॉडी पे ना आकर के उस वायर के थ्रू अर्थ में चला जाए। ठीक है, तो अर्थ वायर का काम यही है। द अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू द अर्थ बाय यूजिंग द टॉप पिन ऑफ 2 पिन प्लग। हम क्या करते हैं? 2 पिन प्लग का यूज़ करते हैं। इसमें एक टॉप पिन होती है और एक बॉटम पिन होती है। तो हम जनरली क्या करते हैं? टॉप पिन की मदद से जितने भी अप्लायंसेज हैं उसको कनेक्ट करते हैं। अर्थिंग सेव्स अस फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल शॉक्स। अब ये अर्थिंग क्यों की जाती है? क्योंकि ये हमें इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाती है। ये बात आपको याद रखनी है ना। तो हर एक लाइन का एक क्वेश्चन है, इसलिए सबको बहुत ध्यान से समझो बच्चे, है ना। चलो, अब फ्यूज़ क्या होता है? तो फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस, है ना, जो कि हमें ओवर वोल्टेज, ओवर करंट से बचाता है। तो बेसिकली इट इज़ अ safety device. It is a thin wire made up of a tin and lead alloy having low melting point around 200 डिग्री सेल्सियस। ये टिन और लेड का अलॉय जो होता है उससे बने हुए होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट कम इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है कि जब करंट प्रोड्यूस होता है तो उसके वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। अब हीट प्रोड्यूस होगी तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि करंट ज़्यादा आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा है इसका मतलब, और टेम्परेचर बढ़ते साथ ही अगर मेल्टिंग पॉइंट कम है तो ये जल्दी पिघलेगा और टूट जाएगा और इस तरह से हमारा मेन सर्किट जो है वो बच जाएगा। सो इट इज़ यूज टू प्रिवेंट द पॉसिबल डैमेज कॉज बाय ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। तो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से हमारे मेन सर्किट को बचाने के लिए हम इस तरीके के फ्यूज़ का यूज़ करते हैं, जिसमें आपको ये दिख रहा होगा टिन और अलॉय का वायर लगा हुआ होता है जो कि थोड़े ही 200 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होना शुरू कर देता है। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है? अब अगर आपका लाइव वायर और जो न्यूट्रल वायर है वो दोनों कांटेक्ट में आ गए हैं तो इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इफ द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर आर कम इन कांटेक्ट इधर डायरेक्टली और बाय कंडक्टिंग वायर देन इट इज कॉल्ड द शॉर्ट सर्किटिंग। मतलब कि 2 वायर आपस में चिपक गए, कनेक्ट हो गए, तो इससे क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट होगा। In this case, the resistance of the circuit is almost zero, which results in the flow of large current. अब इस केस में शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में क्या होता है कि रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो मान लिया जाता है, मतलब कि रेजिस्टेंस बचा ही नहीं और हैवी करंट जो है वो वायर से फ्लो करने लगता है। दिस हीट्स अप द वायर डेंजरसली एंड मे लीड टू फायर। अब इससे क्या होता है? ये जो आपका वायर है बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है और वायर जितना हीटअप होगा उतनी जल्दी क्या होगा? आग को पकड़ लेगा और फायर हो जाती है। ओवरलोडिंग की कंडीशन क्या होती है? अगर बहुत सारे हाई रेटिंग के अप्लायंसेस मैंने एक ही प्लग में कनेक्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या हो रहा है? सॉरी, इसका मतलब ये कि मैंने बहुत सारे मतलब मैं लेती जा रही हूँ, उससे वोल्टेज लेती जा रही हूँ, लेकिन उसके पास इतना है नहीं, तो ओवरलोडिंग कहलाएगी। तो इफ मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ हाई पावर रेटिंग आर स्विच्ड ऑन एट द सेम टाइम देन दे ड्रॉ अ लार्ज करंट फ्रॉम द सर्किट एंड दिस इज कॉल्ड द ओवरलोडिंग। अब भाई बहुत सारे सर्किट्स को मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया, बहुत सारे अप्लायंसेस को मैंने एक साथ चालू कर दिया, तो उससे क्या होगा?
सारे सर्किट चालू तो हो गए, सबने अपना अपना करंट बनाना शुरू कर दिया, लेकिन इससे क्या होगा, ओवर हो जाएगा, एकदम ओवरलोड हो जाएगा, जिसको कहते हैं ओवरलोडिंग। द लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर एक्सेसिवली हीट्स अप द वायर एंड मे लीड टू फायर। अब ऐसा नहीं कि सारे अप्लायंसेस नहीं चलेंगे, चल सकते हैं, लेकिन अगर एक साथ सबको जलाओगे तो उस वोल्टेज से निकलने वाला जो करंट है, हर में आ रहा है, इतना सारा करंट आएगा, तो इससे क्या होगा, वायर जल्दी हीटअप होगा, जल्दी हीटअप होगा तो बर्निंग की या फायर की कंडीशन बढ़ जाती है। आज के इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। अब आप पूछेंगे कि कौन से चैप्टर के, तो हम कवर करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ बुक के अंदर दिए हुए क्वेश्चंस, जिनको हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कहते हैं। पेज नंबर 196 से 205 तक आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डज अ कंपस निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। जब भी मैं किसी कंपस के निडल को बार मैग्नेट के पास लेके जाती हूँ तो वो डिफ्लेक्ट क्यों होती है। अब इसका रीज़न सिंपल सा ये है कि कंपस का निडल मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है और बार मैग्नेट भी मैग्नेट है। जब भी हम दो मैग्नेट को पास में लेकर के जाते हैं तो नॉर्थ और नॉर्थ पोल और साउथ पोल उनके एक दूसरे को दूर करते हैं और नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब क्योंकि निडल मैग्नेट से बनी हुई होती है और बार मैग्नेट भी मैग्नेट है, तो इसीलिए इस निडल का नॉर्थ जो है वो उसके साउथ की तरफ, मान लीजिए कि अगर ये निडल है तो इसका, और ये मैग्नेट है, तो साउथ की तरफ नॉर्थ और नॉर्थ की तरफ साउथ जो है ये डिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आता है। अब इसका आंसर आप कैसे दे सकते हो, कुछ इस तरह से, आप इसका शॉर्ट ले लो। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट exert force on both the poles of the compass needle. The force experienced by the two poles are equal and opposite. These two forces form a couple which deflects the compass needle. Clear है? Now next, draw the magnetic field lines around a bar magnet. अब बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको बनानी है। ये होता है बार मैग्नेट, मतलब कि जैसे आपका सोप बार होता है, बार मतलब कि एक ऐसा रेक्टेंगुलर शेप या आपका स्क्वायर शेप, ठीक है। अब ये कहलाता है बार मैग्नेट। मैग्नेट के एक तरफ नॉर्थ पोल होता है और दूसरी तरफ साउथ पोल होता है, ये हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ नॉर्थ है और यहाँ साउथ है तो यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे सर्कुलर लूप बने हुए होते हैं। ये जो सर्कुलर लूप आपको बच्चों दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या कहते हैं इन्हें? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये हमेशा नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में होती हैं और ये कभी भी एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट नहीं करती। इसलिए ये डायग्राम मेरा यहाँ से गड़बड़ है, मैं इसको इस तरह से सही कर देती हूँ, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको रिप्रेजेंट करनी है। सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, तो मैं एक बार और आपको बना के दिखाती हूँ। ये नॉर्थ और ये साउथ, और इस तरह से ये जो आपकी लाइन्स है सर्कुलर लूप ऐसा बनता है, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके मैग्नेटिक लाइंस। अब अंदर की तरफ कैसी होती है? स्ट्रेट लाइंस होती हैं। स्ट्रेट क्यों होती हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा सा सर्कल बनाती हैं, और बहुत बड़ा सा सर्कल अगर मैं बनाऊंगी तो ये बीच में से आपको कहीं जाते हुए कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। इसलिए मैं इतना बड़ा सर्कल ना बना करके क्या करती हूँ, बीच में ये कंसिडर करती हूँ कि अगर सर्कल जाएगा तो बीच में से स्ट्रेट लाइन ही मुझे दिखाई देगी। इस पोर्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो यूनिफॉर्म होती हैं। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? हर जगह आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम मिलेगी, ठीक है। जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं वहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, जैसे जैसे दूर जाती हैं वो थोड़ी सी वीक होती जाती है, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान में रखना है। तो ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो कुछ ऐसे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। मैं इसको आपको डायग्राम के फॉर्म में समझाती हूँ कि हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी, ठीक है। डायरेक्शन जो होता है इनका वो कैसा होता है बच्चों? नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, नेवर इंटरसेक्ट। ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं।
इस तरह से ये कभी भी नहीं होगा, हमेशा क्या होगी, ये एक लूप की तरह ही रहेंगी, ठीक है। दे ऑलवेज फॉर्म सर्कुलर लूप। ये क्या करती हैं, हमेशा सर्कुलर लूप ही फॉर्म करती हैं। चौथी चीज ये कि जहां पर ये पास में होती है, ठीक है, प्लेस वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोज्ड, तो आपको वहां पर क्या मिलेगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, ठीक है। और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर जाती हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन फील्ड लाइन increases, strength become low, ठीक है। तो ये कुछ मैंने अपने शब्दों में लिखा हुआ है कि किस तरह से आप ये 5-6 प्रॉपर्टीज याद रख सकते हो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। आप इनको उतार भी सकते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट एंड एंड्स एट इट साउथ पोल। हमेशा ये नॉर्थ से स्टार्ट होंगी और कहाँ पर जाके एंड होती है बच्चों, साउथ पर ही एंड होती है। यहाँ से इस तरफ से जाएंगी और यहाँ से इधर, और हमेशा नॉर्थ से साउथ। The magnetic field lines become closer to each other near the poles of magnet, but they are widely separated at other places. इसका मतलब कि पोल के पास ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसलिए होती है क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर एक दूसरे के पास होती है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, डोंट मतलब कि क्यों दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब मान लिया हमने कि चलो एक बार इंटरसेक्ट करा के देख लिया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि मैंने इंटरसेक्ट कराया तो मुझे 2 डायरेक्शंस मिलेंगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर इंटरसेक्शन होता है तो मुझे 2 रास्ते मिलेंगे और वो कभी भी मैग्नेट के केस में नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में ही जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन नॉर्थ पोल एट एनी पॉइंट कैन बी ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। बट इफ द टू magnetic lines intersect one another, then the resultant force on north pole placed at one point of intersection will be along 2 direction, which is not possible. Now consider a circular loop of wire lying in a plane of table. So let the current passes through the loop clockwise. Apply the right hand rule to find out the direction of magnetic field inside and outside the loop. अब आपको ये बताना है कि अगर ये एक सर्कुलर लूप है, कुछ ऐसा, बीच में से इसे खोल देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ठीक है। अच्छा, क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, तो क्लॉकवाइज मतलब कि क्लॉक कैसे चलती है आपकी, इस तरह से चलती है। तो ये मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को बना दिया, ठीक है। क्लॉक कैसे चलेगी, ऐसे, है ना। तो ये मैंने इसी डायरेक्शन में करंट को यहाँ पे बना दिया है। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर यहाँ ऐसा करंट जा रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड कैसी होगी, ये आपको बतानी है। चलिए, तो हम इसे कैसे यूज़ करेंगे, कैसे हम डायरेक्शन बताएंगे, तो हम यूज़ करेंगे राइट हैंड थंब रूल का। बच्चों ये याद रखो, है ना। राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करोगे और बताओगे कि हर पॉइंट पर कैसी डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। इसके लिए क्या करना है, कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपको एरो दिख रहा है ना बेटा, उस डायरेक्शन में अपना थंब रख दो। और आप देखो, इसको अगर तुम वायर को ऐसे देखोगे तो ये कैसा आ रहा है, आपके हाथ किस तरफ मुड़ रहे हैं, अंदर की तरफ। और जिस डायरेक्शन में फिंगर्स रैप होती है, बंद होती है, उस डायरेक्शन में आपको एरो बनाना है ना। जैसे अगर ऐसे जा रहा होता, जैसे मैंने ऐसे रखा, ठीक है, ये देखो ऐसे रखूँ चाहे ऐसे रखूँ, हर केस में कैसा हो रहा है, अंदर से बाहर आता हुआ। मतलब अगर ये यहाँ पर एक, इसको अगर मैं पकड़ी हुई होती इस वायर को, तो इस पॉइंट पर एक ऐसा सर्कल बनता और डायरेक्शन कैसी होती, ऐसी, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर भी सेम डायरेक्शन है, यहाँ पर भी
सेम डायरेक्शन है। अब इसको अगर मैं पूरा बनाऊंगी तो ये यहाँ से ऐसे जाता हुआ और ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा। यहाँ पर भी बना लेते हैं ऐसा और ये ऐसा, यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये थंब देखिए, ये अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये ऐसा और ऐसा। यहाँ पर भी अंदर बाहर, ठीक है, अंदर बाहर। और यहाँ पे भी, क्योंकि अगर थंब को मैं ऐसा प्लेस करूँ तो ये अंदर से बाहर आएगा, मतलब यहाँ से यहाँ आएगी, ठीक है, ऐसे। ठीक, चलिए तो अब देखो हर केस में क्या हो रही है, अंदर की तरफ क्या हो रहा है, अंदर से बाहर आ रही है, ठीक है, और बाहर से अंदर की तरफ जा रही है। इस तरह से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। अब ज़रा आप खुद सोचिए कि अगर मैं इस लूप को बढ़ा दूँ, ठीक है, बड़ा सा मैंने एक लूप बना लिया, ठीक है, यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिलेगी बीच में, ठीक है, और एक छोटे बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। और क्योंकि आपके यहाँ पर सारी लाइंस अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रही है और नॉर्थ पोल कैसा होता है, ऐसा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को और ये क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये जो सर्कल है, ठीक है, ये क्या करेगा, आपका यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर साउथ इंडिकेट करेगा। तो इनसाइड और आउटसाइड कैसी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, तो इनसाइड जो है, अंदर जो है लूप के, वो अपवर्ड डायरेक्शन है और बाहर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो जैसे आप फिगर को देख सकते हो, यहाँ पर एक फिगर आपको दिखाई दे रहा, अगर दिख रहा हो तो बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल वी फाइंड दैट all the section produces magnetic field downward at all point inside the loop। तो लूप के अंदर हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में और लूप के बाहर हमें अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। Therefore, the magnetic field acts normally into the plane of paper at point inside the loop and normally out of the plane of paper at point outside the loop। तो मैग्नेटिक फील्ड लूप के अंदर की तरफ से और लूप के बाहर की तरफ से निकलती हुई दिखाई देती है, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन, अगर एक बात और बता दूं कि अगर आप इसे बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो है सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, उसे ज़रूर देखिएगा। चलो, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ द डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। अब भैया देखो, बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब यहाँ से नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरह से अंदर की तरफ स्ट्रेट लाइंस जाती हैं, तो ये जो लाइंस हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। और दूसरी चीज़, ये पूरी की पूरी यूनिफॉर्म होती है, हर जगह आपको जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो कैसी मिलेगी, यूनिफॉर्म मिलेगी, मतलब कॉन्स्टेंट मिलेगी, एक जैसी मिलेगी, ठीक है। सो a uniform magnetic field in a region represented by drawing the parallel straight lines, जैसा आप देख रहे हो। For example, the uniform magnetic field line which exists inside a current carrying solenoid can be represented by parallel straight line pointing from its S pole to north pole, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर सोलोनाइड बनाया तो सोलोनाइड किसकी तरह बिहेव करता है, एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। इसके बीच में आपको इस तरह से लाइंस मिलती है जो कि किस तरफ जाती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। और ये जो लाइंस हैं वो सभी क्योंकि एक दूसरे के साथ पैरेलल है, इसलिए यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म मिलती है। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन inside a long straight solenoid carrying conductor is 0, decreases as we move towards its end, increases as we move towards its end and same at all points। तो अभी हम समझ चुके हैं कि सोलेनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो पैरेलल होती है। अभी थोड़ी सी शायद मेरी एनर्जी डाउन लग रही होगी क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपका सपोर्ट चाह रही हूँ और ताकि हम इसको अच्छा करें, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि सोलोनाइड के अंदर जितने भी मैग्नेटिक फील्ड जाती हैं वो सभी स्ट्रेट लाइन होती है और सभी एक दूसरे के साथ पैरेलल होती हैं। ये जो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस हैं वहाँ पर आपको हर जगह सेम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, मास, स्पीड, वेलोसिटी या मोमेंटम। तो प्रोटॉन जो है जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा फ्रीली तो उसमें किस चीज़ में चेंज होगा, मास में, स्पीड में, वेलोसिटी में या मोमेंटम में। तो देखो भैया, वेलोसिटी और मोमेंटम चेंज होगा। ये एक क्वेश्चन है जो कि आपको जानना ज़रूरी है, तो ये हमने देखा।
आगे बढ़ेंगे। इन एक्टिविटी 12.7 हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड विल affected if current in rod AB is increased, a stronger horseshoe magnet is used and length of the rod AB is increased। अब ये क्वेश्चन में बेटा एक्टिविटी अभी यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है ये यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। आगे, a positively charged particle projected towards west is deflected towards north by a magnetic field. The direction of magnetic field is towards south, towards east, डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड। तो यहाँ पे आपको ये बताया हुआ है कि अल्फा पार्टिकल जो है, पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर ये वेस्ट में जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी बच्चों? ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन होगी। अब अगर करंट ईस्ट डायरेक्शन में है तो आपको ये बताना है कि द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड समझानी है। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। अब देखिए, डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरफ है? ईस्ट की तरफ है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी किस तरफ जा रही है बच्चों? अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, दैट मीन्स कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो एक्चुअल में अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स को फील करेंगी। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज ईस्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपवर्ड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन होना चाहिए। एंड अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो भी आप ले लीजिए, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम राइट हैंड थंब रूल के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए। अब आगे बढ़ते हैं। नेम द 2 सेफ्टी मेजर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस। तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में कौन कौन से हमारे घर में जो सेफ्टी मेजरमेंट है या जो डिवाइस यूज़ होते हैं वो 2 होते हैं, एक फ्यूज़ और एक अर्थ वायर। फ्यूज़ शॉर्ट सर्किटिंग से बचाता है और लीकेज करंट से बचाने के लिए हम अर्थ वायर का यूज़ करते हैं, जो कि हाई वोल्टेज अप्लायंसेस में ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए रेफ्रिजरेटर है उसमें अर्थिंग नहीं की गई है तो करंट लीक होता है और वो हमें शॉक दे सकता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अर्थिंग एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक ओवन जिसका यूज़ आप सभी अपने अपने घरों में करते होंगे गर्म करने के लिए चीज़ों को, उसकी पावर रेटिंग जो है वो दी हुई है हमें 2 किलोवाट। अब हमारे घर में जो वोल्टेज आता है आप सबको पता है 220 वोल्ट आता है। अब उसकी करंट रेटिंग 5 एम्पियर दी हुई है, तो क्या ये सही है? उसकी रेटिंग 5 एम्पियर है या नहीं? सबसे पहले तो ये चेक कर ली जाए। अब देखो P इक्वल्स टू होता है V इंटू आई। यहाँ से हम करंट निकालेंगे तो P डिवाइडेड बाय V कर देते हैं, दैट इज़ 2 किलोवाट डिवाइडेड बाय करंट। आपका जो वोल्टेज है 220 वोल्ट। ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 220। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 9 पॉइंट समथिंग समथिंग आपका आंसर आएगा। अब देखो हमारे घर में जो फ्यूज़ यूज़ हो रहा था वो 5 एम्पियर रेटिंग का है, लेकिन यहाँ पे इसकी करंट रेटिंग क्या आ रही है? 9 एम्पियर से ज़्यादा आ रही है। दैट मीन्स कि अगर आपने इस ओवन को यूज़ किया तो आपके घर में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ओवरलोडिंग के कारण। ओवरलोडिंग होगी और आपको आवाज़ आएगी, फट की आवाज़ आएगी और फिर क्या होगा? सारा कनेक्शन टूट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या किया जाता है, हमारे घर में 2 तरीके के फ्यूज़ेस यूज़ किए जाते हैं, एक 5 एम्पियर का, एक 15 एम्पियर का। तो 15 एम्पियर के करंट वाले जो फ्यूज़ है उसमें उन सारे डिवाइसेस को ऐड किया जाता है, उन सारे डिवाइसेस को उस बॉक्स में ऐड किया जाता है जिसमें 15 एम्पियर का फ्यूज़ हो, जिनकी रेटिंग जो है वो 5 एम्पियर से ज़्यादा आती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको यही एक्सप्लेन करना है कि क्योंकि यहाँ पर करंट रेटिंग ज़्यादा है, thus the electric oven draw the current much more than the current rating 5 ampere. That is, the circuit is overloaded and due to excessive current the fuse wire will blow and the circuit will break. तो भाई आपका जो फ्यूज वायर है वो ब्लो होगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए भाई अब अपने को काम तो करना है ना, फ्यूज़ का तो काम है कि भाई वो हटा के, और इतना ओवर करंट अगर कोई ले रहा है तो उसे हटा दे। ठीक है, लेकिन हम क्या करें फिर, एक फ्यूज़ वायर जो दूसरा बॉक्स है उसमें हम इसे ऐड करें। ठीक है, आगे आ जाते हैं। सो व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग से बचने के लिए क्या क्या किया जाता है? तो सबसे पहले द वायर यूज्ड इन द सर्किट मस्ट बी कोटेड विद गुड इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक पीवीसी। आपके घर में जो भी बिजली के तार आ रहे हैं उन पर इंसुलेशन पीवीसी मटेरियल का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, द सर्किट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट सेक्शंस एंड अ सेफ्टी फ्यूज मस्ट बी यूज्ड इन ईच सेक्शन। 2 सेक्शंस की बात की जा रही है, मतलब एक सेक्शन जिसमें 5 एम्पियर का फ्यूज होता है और एक सेक्शन जिसमें 15 एम्पियर का फ्यूज होता
है इन 2 सेक्शन में पूरी वायरिंग को डिवाइड किया जाना चाहिए, ताकि जो छोटे चीज़ें हैं जैसे बल्ब, फैन, ये सब आप 5 एम्पियर के फ्यूज़ के साथ लगा पाओ, और जो बड़े बड़े डिवाइसेस हैं जैसे रेफ्रिजरेटर, AC, इस तरह के का ओवन जो भी आपने पढ़ा था, ये सभी 15 एम्पियर के आपके बॉक्स के साथ आप ऐड कर सकें। High power appliances like air conditioner, refrigerator, water heater should not be used simultaneously। और भाई आपके घर में अगर रेफ्रिजरेटर भी है, एयर कंडीशनर भी है और गीज़र भी लगा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन आपको एक बात बताऊं कि अगर आप ओवर करंट से, ओवरलोडिंग से बचना चाहते हो तो आपको एक टाइम पर एक चीज़ यूज़ करनी है। जैसे ठंड के समय में हम बहुत सारे मल्टीपल गीज़र्स का यूज़ करते हैं, एक टाइम पर एक करें, रेफ्रिजरेटर हो सके तो कुछ देर के लिए ऑफ कर दें। गर्मियों के समय एयर कंडीशनर अगर आप ज़्यादा यूज़ करो तो थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए रेफ्रिजरेटर को ऑफ कर दें, अदरवाइज ओवरलोडिंग होगी, ओवरलोडिंग से शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है। तो ये सारे प्रिकॉशंस जो है ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के NCERT सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट्स में क्या क्या पढ़ना था वो सब कुछ मैंने थ्योरी पोर्शन ऑलरेडी पढ़ा दिया है, जिसको बहुत अच्छे से समझ लो, सारे डिटेल वीडियो को देख लो। और अब बारी आती है NCERT सॉल्यूशन की, तो इसमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अगर मेरे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट line parallel to the wire, the field consists of radial lines originating from the wire, the field consists of concentric circles centered on the wire। सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो फिर इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी प्रोड्यूस होंगी? तो डायरेक्शन ऑफ करंट अगर ये है तो ये इस तरह से कोसेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे जिसकी डायरेक्शन ऐसी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन था, क्योंकि स्ट्रेट वायर में अगर करंट जाता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है बेटा? इस तरह से सर्कल्स बनते हैं जिसकी डायरेक्शन को चेक करने के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये राइट हैंड थंब रूल का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। आगे बढ़ेंगे। At the time of short circuit, the current in the circuit reduces, does not change, increases या वेरी कंटिन्यूसली। अब आपने कई बार सोचा है, सुना होगा कि घर में शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा करंट आ जाता है, ठीक है, ओवरलोडिंग के कारण। या ओवरलोडिंग मतलब क्या? एक साथ आप रेफ्रिजरेटर का यूज़ कर रहे हो, एयर कंडीशनर का यूज़ कर रहे हो, तो मतलब कि एकदम ओवरलोड कर दिया आपने, बहुत सारा करंट आपको चाहिए, तो एक्सेस करंट बहने लगता है। तो इसकी वजह से 2 वायर आपस में आकर के जुड़ जाते हैं, इससे शॉर्ट सर्किट की कंडीशन बढ़ जाती है। तो ये शॉर्ट सर्किटिंग के टाइम पर इंक्रीज होता है करंट, ठीक है, तो इंक्रीजेस हैविली। तो ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड है वो बिल्कुल सही है कि एकदम से करंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। द फील्ड एट सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। A wire with a green insulation is usually the live wire of an electric supply। अब देखो सर्कुलर लूप में क्या होता है बेटा? हर जगह आपको कोसेंट्रिक सर्कल्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप इनका ओवरऑल सर्कल बनाओगे तो ये इस तरह से मिलता है। और जी हाँ, बीच में ये जो लाइंस हैं ये एक दूसरे को आपको स्ट्रेट और पैरेलल ही दिखाई देंगी। तो पहला ऑप्शन तो मेरा ट्रू है। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ कि a wire with green insulation is live wire, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लाइव वायर जो है वो रेड कलर का होता है, ना कि ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर का जो होता है वो अर्थ होता है जनरली, ठीक है। तो अर्थ वायर को हम ग्रीन से और लाइव वायर को हम रेड वायर से इंडिकेट करते हैं, मतलब जिसमें कि 220 वोल्ट सप्लाई आता है। बल्कि जो ग्रीन वायर्स है बेसिकली वो अर्थिंग के लिए किए जाते हैं, विच इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन। नाउ लिस्ट 2 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है तो किस तरह से कर सकती हूँ? पहली बात, अगर मेरे पास कंडक्टर है तो उस कंडक्टर से अगर मैं करंट को पास कराऊं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो सकती है। और दूसरी चीज़ जो है वो चार्ज को या परमानेंट मैग्नेट का यूज़ करके मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का यूज़ कर सकती हूँ। तो मूविंग चार्ज का मतलब क्या होता है बच्चों? वही होता है कि एक मेरे पास कंडक्टर है और उसमें से मैं करंट को पास करवा रही हूँ, मतलब कि चार्ज को मूव करवा रही हूँ, तो उनके मूवमेंट
में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है। और दूसरी बात कि अगर मेरे पास परमानेंट मैग्नेट है तो परमानेंट मैग्नेट के बीच में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है। परमानेंट मैग्नेट मतलब कि जो नेचुरल मैग्नेट्स हैं उनसे। नाउ नेक्स्ट इज when is the force experienced by the current carrying conductor placed in a magnetic field largest? When is the force experienced by the current carrying conductor placed in a magnetic field largest? अब एक बात है कि अगर मैंने किसी मैग्नेटिक फील्ड में, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया है, तो इसमें मैक्सिमम आपको फोर्स कब मिलेगा, ठीक है, इस कंडक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा फोर्स कब लगेगा, तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके करंट के साथ में परपेंडिकुलर हो जाएंगी, इसके डायरेक्शन ऑफ करंट के साथ, तो उस केस में जो फोर्स है वो हमें लार्जेस्ट मिलता है बच्चों। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर इज लार्जेस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो है और आपका जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इस केस में आपको लार्जेस्ट फोर्स जो है वो मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज, imagine that you are sitting in a chamber with your back to one wall, an electron beam moving horizontally from back wall towards the front wall is deflected by the strong magnetic field to your right side. What is the direction of magnetic field? यहाँ पर आपको ये बतानी है। अब इलेक्ट्रॉनिक बीम जो है वो किस तरफ जा रही है, सबसे पहले तो मैं देखूँ कि मैं ऐसे बैठी हूँ, इलेक्ट्रिक बीम यहाँ जा रही है, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल। अब ये मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो गई है राइट साइड में, इस साइड में, ठीक है। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो भाई थंब रूल का हम लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए, हेयर द इलेक्ट्रॉनिक बीम इज मूविंग फ्रॉम आवर बैक वॉल टू द फ्रंट वॉल, सो द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रही है। दैट मीन्स कि अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट बनाऊँ तो ये इस तरफ है। नाउ फ्रॉम द फ्रंट वॉल बैक वॉल टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज टूवर्ड्स द राइट, टू आवर राइट। ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे राइट अगर करंट का डायरेक्शन इस तरफ है तो हमारा जो फोर्स है वो किस तरफ होगा, राइट साइड में होगा। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इज आवर राइट साइड। वी नो दैट टू थिंग्स, डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम फ्रंट टुवर्ड्स अस, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स आवर राइट साइड। चलो, नाउ नेक्स्ट इज state the rule to determine the direction of magnetic field produced around a straight conductor current carrying conductor। straight conductor current मतलब straight conductor में अगर मुझे magnetic field की डायरेक्शन निकालनी है तो किस रूल का मैं यूज़ कर सकती हूँ, तो राइट हैंड थंब रूल का हम यूज़ करते हैं। दूसरा, force experienced by a current carrying straight conductor placed in a magnetic field which is perpendicular to it। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट पता है, तो फोर्स निकालने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते हैं। करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें हम राइट हैंड का यूज़ करते हैं, राइट हैंड, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड का यूज़ करेंगे, मतलब कि अब इस केस में हमें क्या पता है, इसमें हमें मूवमेंट पता है और मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो इसके लिए हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो, राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल करेंगे जब आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है और डायरेक्शन ऑफ करंट पता है। तीसरी चीज़, जब आप राइट हैंड थंब रूल का यूज़ कब करते हो, जब आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है और फोर्स पता है लेकिन करंट नहीं पता, तो इस केस में आप राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं। When does an electric short circuit occur? इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब ऑकर होता है, तो सबसे पहली बात जो है, सबसे ज़्यादा इसके रीजंस जो है वो ओवरलोडिंग की वजह से है। तो डोमेस्टिक सर्किट शॉर्ट सर्किट ऑकर व्हेन लाइव एंड न्यूट्रल वायर कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। और बेसिकली ओवरलोडिंग की वजह से लाइव और न्यूट्रल वायर जो है वो आपस में टच हो जाते हैं एंड विदाउट एनी रेजिस्टेंस वहाँ पर करंट ड्रॉ होने लगता है। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिकम जीरो एंड एक्सेस करंट स्टार्ट्स टू फ्लो थ्रू इट। अब उन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। Now, what is the function of earth wire and why it is necessary to earth metallic appliances? Earth wire is used for the production of from leakage current. जनरली जो हमारे हाई अप्लाइंसेज होते हैं, ज़्यादा मेटालिक अप्लाइंसेज होते हैं, उनकी बॉडी पर करंट लीकेज होता है। इन करंट को, अब करंट को तो पाथ चाहिए है, तो हम इसको एक ऐसा पाथ देते हैं कि वो सीधे अर्थ में चला जाए। तो हम अर्थ वायर की मदद से इस लीकेज करंट को अर्थ तक पहुंचाते हैं एंड इस तरह से हम प्रोडक्शन लेते हैं। सो अर्थ वायर इज अ सेफ्टी मेजर
मेजर दैट प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ टू द करंट। वो जो करंट है जो कि लीकेज कर रहा है उसको बिल्कुल लो रेजिस्टेंस पाथ देता है। समटाइम्स ड्यू टू एक्सेस हीट और wear and tear the live wire comes in direct contact with metallic cover of the appliances which can give electric shock on touching them. To prevent from the shock, the metallic part is connected to the earth through a 3-pin plug due to which the current flows to the earth at the instant there is a short circuit. अब 3 पिन में से 3 पिन वायर जो होता है जनरली आपने देखा होगा जो बड़ा पावर प्लग होता है उसमें 3 पिन्स होती है, उनमें से एक पिन जो होती है बेसिकली अर्थिंग के लिए होती है। मतलब कि जो भी लीकेज करंट आ रहा है लाइव वायर अगर गलती से टकरा गया है तो उसको ये कहाँ भेजेगा, अर्थ की तरफ भेजेगा। इट इज़ नेसेसरी टू अर्थ मेटालिक अप्लायंसेस बिकॉज इट्स ensure that if there is any current leakage in the metallic cover, the potential of the appliance become equal to the earth. The potential of the earth is 0. As a result, the person handling the appliance will not get an electric shock. अब क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है तो ये जो अर्थ वायर है बेसिकली उसके पोटेंशियल की वैल्यू को 0 कर देता है, जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक हमें महसूस नहीं होता। और इस तरह से हमने खत्म किया NCERT सॉल्यूशन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। अगर डिटेल वीडियो देखना है या पुराने चैप्टर्स देखना है, सब कुछ सारे वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। एनिमेटेड कंटेंट भी है तो जाके जरूर देखें। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर कुछ भी डाउट है या कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें, चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इतने प्यार से इतना टाइम देने के लिए इस वीडियो को थैंक्स फॉर वॉचिंग।